सभी को सुप्रभात। आज कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र में मैं आपको परिवार के बारे में बता रहा था। सामाजिक संस्थाओं में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के स्वरूप में कहाँ-कहाँ समाज में परिवर्तन है, उनके बारे में मैं आपको बता रहा था। तो सामाजिक संस्थाओं में मैंने आपको विवाह के बारे में बताया और इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको परिवार के बारे में बताया। अब परिवार की ही श्रृंखला में मैं आपको संयुक्त परिवार के बारे में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। अगर भारत को जानना है, भारत को समझना है, तो आप किसी संयुक्त परिवार में जाइए और वहाँ का जो रहन सहन है उस स्तर को देखिए। आपको भारत की जो पुरानी पद्धति है, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, उनके दर्शन होंगे। संयुक्त परिवार कहते किसे हैं? तो संयुक्त परिवार दो या दो से अधिक पीढ़ियों के लोग जब एक साथ एक स्थान पर एक रक्त संबंधी एक पूजा घर में समान अधिकार कर्तव्यों के साथ रहते हों, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। दो या दो से अधिक पीढ़ी का तात्पर्य यह है कि पिता, पिता के पिताजी और उनके भाई बंधु, कुल मिलाकर इस परिवार में तकरीबन 20 से 25 सदस्य होते हैं। समझने के तौर पे, जैसे आपके पिताजी हैं और उनके 2-3 भाई हैं, फिर आपके पिताजी के 2-3 भाई हैं, उनके लड़के, तो इस तरीके से सब बाल बच्चे मिला के एक छोटा मोटा तकरीबन 20 से 25-30 लोगों का जो एक समूह होता है, हम उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। और पहले यही होता था। भारत की आदि परंपरा में संयुक्त परिवार का विशेष महत्व था। संयुक्त परिवार ही पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में संयुक्त परिवारों ने की जगह पर एकल परिवारों ने जगह लेना शुरू कर दी है। तो संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या है? सामान्य निवास स्थान, एक सामान्य सा निवास स्थान होगा और जो 20-25 लोगों का जो समूह होगा, जो सदस्य होंगे, वो उसी सामान्य निवास स्थान पर ही या एक ही निवास स्थान पर ही इतना बड़ा परिवार रह रहा होगा। ठीक है। दूसरी बात है बड़ा आकार। सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि दो या दो से अधिक पीढ़ी, पिता के भाई साथ रहते हों, बाबा के भाई साथ रहते हों, बाबा के जो मतलब हमारे चाचा लोग हैं वो सब साथ रहते हैं। इस तरीके से उनके भी कुछ महिलाएं होंगी, कुछ बच्चे होंगे, तो इस तरीके से मिलाकर तकरीबन 25 से 30 लोगों का एक समूह होता है जो एक निश्चित स्थान पर रहता है। सहयोग की व्यवस्था। संयुक्त परिवार में सदस्य ज़्यादा होते हैं, इसलिए एक दूसरे का लोग सहयोग करते रहते हैं। परिवार में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर जगह या हर व्यवस्था में लगे होते हैं, घर का पूरा संचालन करते हैं, पूरा भार उठाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। मान लीजिए कि कोई बीमार है, तो उस बीमार के साथ व्यक्ति चला गया, वो अस्पताल में है, सेवा कर रहा है। रिश्तेदारी में, नातेदारी में शादी विवाह है, चला गया, निमंत्रण अपना देख रहा है। तो इस तरीके से सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगली विशेषता है सभी सदस्यों के साथ समान भाव। परिवार में अगर कोई करता है, कार्य को कर रहा है, कमा के ला रहा है, उसको भी उतना ही मान सम्मान है। जो घर में ऐसे घूम रहा है, खा रहा है, उसको भी समान अधिकार है। क्योंकि यह जो व्यवस्था है, इसमें कार्य करने वालों की संख्याएं कम होती हैं और खाने वालों की संख्याएं अधिक होती हैं। इसलिए जो इस परिवार का बड़ा बुजुर्ग होता है वही मुखिया होता है और मुखिया सभी के साथ समान व्यवहार करता है। फिर देखिए अगली विशेषता है सदस्यों में एक निश्चित संस्तरण। निश्चित संस्तरण का मतलब है कि सभी में ऊंच और निम्नता का भाव पाया जाता है। मतलब जो बड़ा बुजुर्ग होता है, जो बाबा दादा होते हैं, उनका भी सम्मान होता है। फिर जो उनसे छोटे होते हैं तो उनका उनसे छोटे वाले सम्मान करते हैं। तो एक भाव होता है इसमें, लोग बड़े को बड़ा मानते हैं और छोटे को छोटा मानते हैं। बड़े के जो आदेश होते हैं उनका पालन सभी छोटे करते हैं। तो इस तरीके का एक उच्चता और निम्नता का क्रम भी पाया जाता है, जो समाज में
कार्य करने वाले लोग होते हैं उनका ज़्यादा मान सम्मान होता है, और जो नहीं होते हैं उनका भी होता है, लेकिन उस स्तर पर नहीं होता है, उस लेवल पे उनकी बातों की मान्यता नहीं होती है। लेकिन सबका समान भाव देखने को मिलता है। एक निश्चित स्थान होता है, पूजा घर होता है, एक रक्त समूह के होते हैं। तो इस तरीके से ये जो परिवार बनता है वो संयुक्त परिवार कहलाता है। आप इसे अपनी कॉपी पे नोट कर लेना, और जहाँ पर कोई समस्या होगी तो पूछ लेना।